ठीक। हाँ इधर बेटे पहले के अंदर हमने पहला जो है आपका देखिए केमिस्ट्री फोटो पेपर, ठीक है, एटीपी पेपर, इसका जो है आपका 2020 नवंबर अक्टूबर नवंबर 2020 का एटीपी का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये पूछा गया कि प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे एनोड कैथोड के ऊपर। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ था, एनोड के ऊपर आपको जो प्रोडक्ट मिला वो ऑक्सीजन गैस है और ऑब्जर्वेशन क्या थी, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुए। दूसरे केस में जब एक्वस कॉपर सल्फेट था तो प्रोडक्ट जो एनोड के ऊपर हासिल हुआ वो अगेन ऑक्सीजन गैस ही है और बबल्स कलरलेस गैस के ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेंशन कर दी। जबकि कैथोड के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अभी हम ऑक्सीजन कहते गैस हैं हाइड्रोक्साइड। किस केस में? आपने भी हाइड्रोक्साइड बोला था पहले। हाइड्रोक्साइड की जब डिस्चार्जिंग होती है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होनी है ना। अच्छा। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, पहले क्वेश्चन में भी, पहले पार्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी हाइड्रोक्साइड था ना, जब वो डिस्चार्ज होता है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो दोनों केसेस में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है और वो हाइड्रोक्साइड आयन की डिस्चार्जिंग से पैदा हुई है। जबकि कॉपर सल्फेट के केस में यहाँ पे कैथोड के ऊपर हमने देखना है तो यहाँ पे कॉपर प्रोड्यूस होगी और पिंक कलर जो है, पिंक कलर डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, ये ऑब्जर्वेशन होगी। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था टेस्ट आप लिखें हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इंट्रोड्यूस बर्निंग सप्लेंट इनटू द गैस सिलेंडर, कि हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर में बर्निंग सप्लेंटर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पॉप साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड इन फ्लेम, ठीक है, पॉप साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फ्लेम। सेकंड क्वेश्चन कहा कि ग्रुप 1 नाइट्रेट्स जो हैं, सॉलिड ग्रुप 1 नाइट्रेट्स, उनको हीट किया गया टू और डिकम्पोज किया गया तो इससे गैस प्रोड्यूस हुई है दैट रीलाइट्स अ ग्लोइंग सप्लेंट। तो नेम बताना था गैस का, तो वो क्या थी, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 4 ग्रुप 1 नाइट्रेट्स। 4 ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स जो हैं उनको स्टूडेंट क्या करता है, उनकी डिकम्पोजिशन को, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। Student heats each of the nitrates separately with a Bunsen burner. Student measures the time taken for a glowing split to relight for each nitrate. हर नाइट्रेट के लिए वो चेक करता है कि ग्लोइंग स्प्लिट को रीलाइट करने में कितना टाइम लगता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द बेंसन बर्नर। बर्नर से जो हीट सप्लाई की जा रही है, कहते हैं कि उसको कंट्रोल करना ये जरूरी है ताकि डिफरेंट केसेस में हम जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन कर सकें। हाँ जी, पहला है कि सजेस्ट टू वेज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज केप्ट कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाइड है इसको हमने कांस्टेंट रखना है। तो दो तरीके बताएं कि जिन तरीकों से आप इसको कांस्टेंट रख सकें अमाउंट ऑफ हीट को। तो सिंपल सी बात, एक तो है कि जो आपका बेंसन बर्नर है, बेंसन बर्नर का जो है उसको आप जब ऑन कर रहे हैं तो सेम लेवल पे रखें, ठीक है, टर्न ऑन बेंसन बर्नर ऑन द सेम लेवल, टू द सेम लेवल, टर्न ऑन बेंसन बर्नर टू द सेम लेवल, ठीक है। एक बात तो आप ये कह सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो फ्लेम की स्ट्रेंथ है वो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेम की स्ट्रेंथ जो है उसको आप जो है वो सेम रखें। तो वही बात नहीं होगी। देखें उधर आपने बर्नर को जब हीट किया है, ये आपका फ्लेम नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, इसकी हाइट को भी तो कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से आप जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करेगी। बस इसका डिस्टेंस आपने ज्यादा रखा हुआ है तो हीट थोड़ी जाएगी, कम रखा हुआ है तो ज्यादा हीट जाएगी। यहाँ टिप पे हीट ज्यादा होती है ना, तो दोनों केसेस में फ्लेम का जो डिस्टेंस है ना इस ट्यूब से उसको आप सेम रखें, ठीक। इससे फ्लेम की जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है सजेस्ट वेरिएबल, हाँ
इसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर आसानी की खातिर अगर आपको ये दूसरा पॉइंट नहीं भी याद रहता, इसमें एक होल होता है साइड पे गैस के ऑक्सीजन के लिए, ठीक किसके? है, ऑक्सीजन या एयर के लिए। जो बेंसन बर्नर होता है ना, उसका एक तो हम्म। रेगुलेटर होता है ना, जो गैस की अमाउंट को कंट्रोल करता है, और हम्म। एक साइड पे, नीचे ही साइड पे एक सुराख सा होता है, जिसको आप जरूरत के मुताबिक कवर भी कर सकते हैं। वो होता है एयर के हम्म। लिए, एयर के लिए ओपनिंग होता है। एयर जहाँ पे से एंटर होती है और मिक्स होती है इसके साथ, गैस के साथ, और बर्न करती है। आप उस होल का जो साइज है वो सेम रखें दोनों केसेस में, ठीक ठीक। है। सी पार्ट्स जस्ट अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग द मेटल नाइट्रेट दैट शुड बी कंट्रोल्ड। सजेस्ट अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग द मेटल नाइट्रेट, कहा कि मेटल नाइट्रेट समेत कोई एक वेरिएबल बताएं जिसकी, दैट शुड बी कंट्रोल्ड। तो जब उन्होंने मेटल नाइट्रेट ही कहा है, तो हम डायरेक्ट उसी की बात कर लेते हैं हम्म। कि जो हम सॉलिड यूज कर रहे हैं उस सॉलिड की अमाउंट को सेम रखें। कीप द अमाउंट हम्म। ऑफ सॉलिड सेम, कीप द अमाउंट ऑफ सॉलिड नाइट्रेट सेम इन ईच केस, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, each experiment is repeated 2 more times, the results are shown in the table। ये रिजल्ट्स आपको शो किए गए हैं तीनों एक्सपेरिमेंट्स के। इसमें एवरेज टाइम जो है वो बताना है। तो एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, तीनों को प्लस करके, तीनों को प्लस करके हम्म। 3 से डिवाइड कर देंगे ना। हम्म। तो तीनों केसेस में आपने ऐसे करना है, 3 वैल्यूज को प्लस करके 3 से डिवाइड करते जाना है। ठीक। अच्छा, अब जब सारी एवरेज निकल जाएगी इधर, तो उसके बाद क्या करना है, यूज द टाइम्स इन द टेबल टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम फॉर ईच मेटल नाइट्रेट। एवरेज टाइम आपने जो है वो नोट करना है, हेलो। क्योंकि आपने एवरेज टाइम निकालना है। आ यानी रही कि तीनों नहीं? एक्सपेरिमेंट्स का, तीनों वैल्यूज को प्लस करें, 3 से डिवाइड करते जाएं, और यहाँ जो आंसर आते हैं यहाँ लिखते जाना है। तो सबका एवरेज जो है यहाँ पे जो मिलेगी, इसको हम बाद में यूज करते हैं। मसलन देखो नंबर 1 में पूछा है, यूज द टाइम्स इन द टेबल टू कैलकुलेट एन एवरेज टाइम फॉर ईच मेटल नाइट्रेट। हर मेटल नाइट्रेट का एवरेज टाइम फाइंड करना। ये कैलकुलेशन से आपने फाइंड कर लिया कि तीनों एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज को प्लस किया, 3 से डिवाइड करते गए। डू नॉट यूज एनी एनोमलस टाइम्स, राइट योर आंसर्स इन द टेबल। अच्छा, बताया कि एनोमलस टाइम्स नहीं यूज करने। एनोमलस टाइम्स कौन से होते हैं, जो ज्यादा गैप वाले होते हैं, जो कंसिस्टेंट टाइम्स नहीं होते। जो कंसिस्टेंट हम्म। टाइम्स नहीं है वो यूज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल आप पहले में देखें, ये 200 है और एक 150 है, तो 150 बहुत दूर है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, आपने इसको यूज नहीं करना। तो इसमें आपने क्या करना है, 100 प्लस 100/2 करके यहाँ पे 100 टाइम आएगा, ठीक है। ठीक है। दोनों इसमें सिर्फ ऊपर से कंसिस्टेंट पहले, टाइम्स यूज करने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता दिया एनोमलस टाइम्स यूज ऊपर नहीं से करना है, पहले यानी जो 3 से कंसिस्टेंट डिवाइड नहीं है करना वो आएगा। यूज नहीं करना है। उसके बाद है 150, फिर 300, फिर 320। यहाँ पे देखें तो 150 जो है ये एनोमलस है, इसको इग्नोर करना है। 300 प्लस 320/2 किया तो ये आपके पास आ जाएगा 310। उसके बाद सर ये है ऑफ 400, क्वाड में 450, 410। तो यहाँ पे 400 और 410 जो है ये कंसिस्टेंट हैं, ये सिर्फ दो यूज होंगे, 450 यूज नहीं होगा। इन दोनों की एवरेज मेरे कैसे मिलेगी, 400 प्लस 410 ओवर 2 करने से 405 आएगी। नेक्स्ट है 200, 200, 240। इसमें 240 इनकंसिस्टेंट है, एनोमलस है, इसको इग्नोर करेंगे। तो 200 प्लस 200 ओवर 2 करेंगे तो 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हमने एवरेज फाइंड की, पहले पार्ट में ये पूछा गया। सेकंड पूछा है विच मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजेज द फास्टेस्ट। तो जिसका एवरेज टाइम सबसे कम आया है वही फास्टेस्ट डिकम्पोज होगी। तो अगर आप एवरेज टाइम को कंपेयर करके देखें तो हमारा पहले में 100 आया था, इसमें 310 आया था, इसमें 405, और इसके अच्छा। अंदर जो है वो 200 है। तो लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन का टाइम जो है एवरेज टाइम
वो सबसे कम आ रहा है, लिहाजा लिथियम नाइट्रेट जो है इसमें पहले पार्ट में आंसर आएगा। और एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, एवरेज टाइम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट वाज स्मॉलेस्ट। ओके, ये हमने इसके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए। हाँ जी, समझ आ रही है इसकी?